अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। धड़कनों के संग-संग आखिरी किस्त के साथ हम लोग हाज़िर हैं। माशाल्लाह से नावल आप सबका बहुत ज़्यादा पसंदीदा रहा और बहुत अच्छा राइटर ने लिखा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा हर मोड़ पे, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट होता गया कि इसको दिल ही नहीं करता था कि छोड़ दो। तो ऐसे ही होता था कि जल्दी-जल्दी इसको पढ़ के हम लोग जस्ट वाइंड अप कर दें कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसकी आखिरी किस्त शुरू करने से पहले बराए मेहरबानी आप लोगों से गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा मज़ीद के जो ऑनगोइंग नॉवेल्स हैं वो कैसे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वो भी आप लोगों को अच्छे लगते होंगे। चलें जी, अब आते हैं नॉवेल की तरफ। ज़रूर, तो फिर पहले मैं आपका चेहरा तराशता हूँ, फिर आपकी तरह से माफ़ी भी माँग लूँगा। ठीक है? वो सफाकी से मुस्कुराया। वो इसकी गिरफ्त में तड़पी। चाकू की नोक उसके दाएँ गाल के करीब आने लगी। तुम साइको हो चुके हो, छोड़ो। तो एक साइको से आप क्या तवक्को करती हैं मुमानी? यकीन करें, मैं आपका चेहरा बहुत ही नफ़ासत से तराशूँगा। उसकी आँखों में जुनूनी सी चमक थी। वो चाकू की नोक से उसकी पेशानी से ठोड़ी तक लकीर बनाने लगा। छुरी की चुभन से वो तड़पी थी। रुक जाओ शहराम। पीछे हाल के एंट्रेंस से आफरीन की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। वो नकाहतज़दा वजूद के साथ गहरे-गहरे सांस ले रही थी। थोड़ा-सा फासला वो बमुश्किल तय करके आई थी। इतना सा चलाने में ही वो हाँफ रही थी। सब परेशान चेहरों ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और उनके चेहरों पर उम्मीद की लो फूटी थी। ए लड़की, खड़ी क्या देख रही हो? रोको इस पागल को। बड़े अब्बा का पारा चढ़ा। उसने आफरीन को दरवाजे पर ठिठक कर रुकते देखकर खौफ से कपकपाते लहजे में आफरीन पर धाड़ा। आफरीन भवें चढ़ाकर नफरत से नहीं घूरती हुई शहराम की तरफ बढ़ी और शहराम का बाजू थामकर उसे रोका। तुम यहाँ से जाओ। वो गुस्सा जब्त करके उसे तंबीह कर गया। वो नहीं चाहता था आफरीन उसका ये जुनूनी रूप दिखे, वरना वो हमेशा के लिए डर जाती। मैं नहीं चाहती आप मेरा बदला लें, वो हल्की आवाज में बोली। फिर ये असली मुजरिम नहीं है, दरपर्दा कोई और था जिसने मुझे असल में नुकसान पहुंचाना चाहा। आफरीन ने शहराम का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की, जिस पर इशरत थूक निगलकर जल्दी-जल्दी हाँ में सर हिलाने लगी। हाँ, हाँ, ये सही कह रही है। मैं वक़्ती तौर पर इसकी बातों में आ गई। मैंने जानकर नहीं किया शहराम। इशरत ने आफ़रीन की हाँ में हाँ मिलाई। इसे तो बाद में देख लूँगा। पहले आपसे तो निपट लूँ। वो बिल्कुल भी आफ़रीन की बातों में नहीं आया। शहराम, आफ़रीन ने इसका बाजू झंझोड़कर उसे होश दिलाने की कोशिश की। ये आपकी मुमानी है। मैं नहीं चाहती आप अपनी फ़ैमिली को मेरी वज़ह से नुकसान पहुँचाएँ। मैं इतनी अहम नहीं हूँ। उसकी आँखों में झाँकती, वो खुद अपना मयार कम कर रही थी जिस पर वो तड़प कर पलटा। हालाँकि उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती ज़ख्मों के बायस वक़्ती तौर पर बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन इसके अल्फ़ाज़ अब भी जादू था। पहले जैसा सहर था। किसने कहा कि तुम मेरे लिए गैर-अहम हो? नहीं, तुम मेरे लिए अहमियत रखती हो। लहज़ा नमनाक और गंभीर हो गया। आवाज़ का वज़न हल्का हो गया। इसके अल्फ़ाज़ सुनकर वो कुछ पल उसके फंसों में खो गई। नज़रें झुक गईं। हनी, अब मावी का सोचें। अगर उसने अपने ही नवासी को अपनी भतीजी को नुकसान पहुँचाते देखा तो क्या हालत होगी इनकी? वो पहले ही बूढ़ी हैं। सोचे शहराम। आवाज़ का फंसू चल गया था। लफ्ज़ों के जादू ने अपना सहर तारीक कर दिया था। लफ्ज़ कतरा-कतरा कुलज़ुम की तरह शहराम की रूह में गिरते इसको अपने हिसार में गिरफ्तार कर गए थे। अम्मा भी खुद इसको अपने दिफा में बोलता देखकर अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। क्या थी वो लड़की? उसे आफरीन को समझने में गलती हो गई थी। इसकी नज़र वाक़ई धोखा खा गई थी। दूसरों की ऐनक से जब देखा, तो उसे आफरीन सख्त बुरी लगी थी। अब इसकी आँखों से दूसरों की ऐनक उतर चुकी थी। उसे आफरीन एक फ़रिश्ता लगी थी। शहराम मुंजमद हो गया था। उसने पलटकर अम्मा भी के बूढ़े वजूद को देखा, जो नमनाक नज़रों से उसे देख रही थीं। चाकू पर उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई, जिससे फ़ायदा उठाकर इशरत मुमानी ऐसे भागी, जैसे गधे के सर से सींग। उसने आफरीन का दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। चले, घर चलते हैं। आफरीन ने इसका हाथ अपने नरम मगर नकाहतज़दा कमज़ोर हाथों में थाम कर खींचा। लफ्ज़ घर पर दर्द की लकीर से उसके चेहरे पर खिंच गए। एक वक़्त था, जब ये महल इसका घर था, लेकिन अब इस घर से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। ताहम अब आफरीन के साथ अब इसका भी एक घर होगा, जिसे वो अपना कह सकेंगे।
काफी वक्त वो साकिब और चामिक एक दूसरे को देखते रहे। फिर जैसे सकूत टूटा, उसकी गिरफ्त आफरीन के हाथ पर मजबूत हुई। मध्यम से लहजे में कहते सर हिलाया। ठीक है। इसका मजबूती से थाम कर बिना पीछे देखे वो हाल का दरवाजा पार कर गया। अम्मा भी, मुझे लगता है शहराम पर फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। उफ, आज तो मेरा यकीनन कत्ल हो जाता। अगर ये आफरीन ना आती तो सब मेरे कुल पड़ रहे होते। आह, तौबा तौबा। इन दोनों के वहां से जाते ही इशरत तौबा तौबा करते तशवीशनाक अंदाज में अम्मा बी के पास जाकर धप से सोफे पर बैठती, पेशानी से पसीना साफ करते हुए बोली, बकवास बंद कर। अम्मा बी ने गुस्से में रख कर लाठी उसकी बैग पर जोर से मारी, जिस पर इशरत नुमानी हैरत और नासमझी से उन्हें देखने लगी। किस मुंह से कह रही हो तुम? अरे, मैं पूछती हूँ तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी इशरत, जो तुमने लालच में आकर गैरों से रिश्वत लेना शुरू कर दी। आज सच में तुमने मेरा सर झुका दिया। मुमानी, आप वाकई हद से ज्यादा लालची और सारी मोहरत है। रेहान बिगड़े तासुरात के साथ इन्हें खफकी से देखकर इन्हें जैसे शर्म दिलाई। शर्मसारी सी अशरत ने खफ्त से मुठियां भेजी और शहराम से और ज्यादा नफरत होने लगी। इतने इतना कि दिल चाह रहा था कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। गाड़ी हमवार सड़क पर भाग रही थी। मीर हादी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और पीछे शहराम आफरीन के साथ बैठा इसके चेहरे के जख्मों को दुख अफसोस के मिले जुले तासुरात से देखता रहा। आफरीन जानती थी कि इसका चेहरा कितना भयानक लग रहा होगा, तभी उसके घूरने पर परेशान हो रही थी। आपको मेरे जुमलों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आपको बचाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप इशरत मुमानी को जर पहुंचाकर अपने लिए परेशानियां खड़ी करें। आपको कुछ हो जाता तो मैं दोबारा से जिंदान में कैद कर दी जाती। मैं जानता हूँ। शहराम ने नजर झुकाकर अपने हाथ की लकीरों को बगौर देखा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी तरफ से इतनी तकलीफ मिलने के बावजूद भी वो इसे इतनी आसानी से माफ करके अपने से बचाने भागी आएगी। वो इस पर सख्त नादिम था। वो इसकी हिफाजत नहीं कर पाया। ये लड़की चाहे जाने के लायक ही नहीं बल्कि पूजा करने के लायक थी। वो इसके धूल बराबर भी नहीं था। वो इसे बहुत ऊंचाई पर खड़ी दिखाई दी थी। एक शदीद दर्द ने उसे घेर लिया। उसके हाथ फिर से कांपने लगे। ये खुद पर गुस्सा था जो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। गाड़ी रोको, उसने अचानक हुक्म दिया। हादी ने फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाए। पीछे आने वाली गाड़ियां भी रुक गई। मीर आफरीन को अस्पताल ले जाओ, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगा। शहराम तेजी से गाड़ी से बाहर निकला। आफरीन नासमझी से उसे देखेगी। आफरीन ने रेयर व्यू मिरर में देखा कि शहराम पीछे वाली गाड़ी में सवार हो रहा था। उसकी उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। वो तंजियां हंसी और मीर हादी से बोली, हादी, इनको मुझसे बदबू आती है ना, तभी इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया होगा। वो वाकई में काफी दरगू हालत में पहुंच चुकी थी। जिंदान में अंधेरा ही अंधेरा था। हैबतनाक खामोशी, सर्दी, मुंह धोने का पानी मैसर नहीं था तो नहाती कहाँ से। फिर भी वो हर रोज इस जगह खाती पीती और सोती थी। इसके वजूद से बदबू आ रही थी। गाड़ी में बदबू थी जिसे खुद भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हादी ने जल्दी से वजाहत की। आफरीन भाभी, ये बात नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। शहराम साहब को वो हिचकिचाया। वो उसे ये नहीं बता सकता था कि शहराम साहब बीमार हैं और उसे अपनी दवाई लेने के लिए दूसरी गाड़ी में जाना पड़ा था, या शायद दोबारा से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मुझे तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, अच्छी तरह समझती हूँ। आफरीन को हादी की बात मजाक खेस लगी थी। वो समझी मीर हादी का दिफा करने की फजूल सी कोशिश कर रहा है। मीर हादी बेबस हुआ था। आप समझ नहीं सकती आफरीन भाभी के शहराम सुरी को आपकी कितनी परवाह है। आप नहीं समझ सकती, कभी भी। हॉस्पिटल में डॉक्टर तनवीर अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहा था। उसने आफरीन के फिजिकल चेकअप के लिए मुल्क के काबिल तरीन डॉक्टर्स अरेंज किए थे, जिसकी रिजल्ट भी आ गई थी। रिजल्ट का मुआयना करने के बाद डॉक्टर तनवीर के चेहरे पर गहरी फिक्रमंदी के आसार आए थे। उसने बेड पर लेटी हड्डियों का ढांचा बनी आफरीन को तुरहम भरी नजरों से देखकर लब भेजकर नफी में सर हिलाया, जिसे खाने में हद से ज्यादा नमकियात दी गई थी। उसने दुख से एक सर्द आ भरी। सारे इशारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं हैं। हाइपोग्लिसेमिया, खून की कमी, पानी की कमी, ग़िज़ाइयत की कमी और पेप्टिक अल्सर। आफरीन ने ऐसे सर हिलाया जैसे इन सब का अंदाजा पहले ही इसे हो। ज़ंदान में अक्सर उसे तकलीफें उल्टियाँ आती थीं। मैदा सख्त दर्द करता था। उल्टी ऐसी होती थी जैसे आंतें बाहर निकल आई हों। सो डॉक्टर की बात पर वो हैरत कतन नहीं उसे हुई थी। शहराम भी वार्ड में उसके साथ मौजूद थी। उसने दांत कचकचाकर मुठ्ठियां भींची। वो जानता था उसकी सेहत पहले ही अच्छी नहीं रहती थी। वो कमजोर थी और अब की उसकी हालत पहले से ज्यादा बदतर हो गई थी।
आफरीन भाभी, आप आराम करें। डॉक्टर तनवीर झिझक कर आफरीन से नजरें चुरा चुरा गया और शहराम को अपने साथ आने का इशारा किया। तुम मेरे साथ आओ ताकि मैं तुम्हें दवाई दूं। डॉक्टर तनवीर, अगर बात मेरे चेहरे के मुतालिक है तो आप हर बात मेरे सामने कह सकते हैं। मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। आफरीन ने हल्की सी मुस्कान से उसे देखा। डॉक्टर तनवीर ने तुरंत से उस लड़की को देखा जो हालात के सितम सहकर बेहोश हो चुकी थी। ठीक है, ईमानदारी की बात, आपके जख्म काफी सीरियस है। इनका हुजम काफी बड़ा और गहरा हो चुका है। मैंने कितने ही आला पाए के कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा किया है और वो हर मुमकिन तौर पर आपके चेहरे का इलाज तो कर लेंगे, लेकिन रिस्क बहरहाल रहेगा। वो हिचकिचाया, क्योंकि ये मुकम्मल रिकवरी नहीं होगी। इसके लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। शहराम देख रहा था, वो ये सब ज़ाहिर तो पुरसकून नज़र आते सुन रही हैं, लेकिन इसके सुकून के पीछे कई तूफ़ान मचल रहे थे। कई आहें सिसक रही थीं, कई ज़ोर-ज़ोर की चीखें थीं, जो अपने चेहरे की बर्बादी पर मातम करना थीं। वो इसकी स्पाट और यकटुक आँखों में सब महसूस कर सकता था। सच तो ये था कि इसकी दरगोर हालत देखकर इसका खुद का दिल भी रो रहा था, तड़प रहा था। इनसे और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ की टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं और तुम इस मसले को फिक्स नहीं कर सकते, तो हम इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएँगे। आँखों में तफक्कुर भरे तासुरात और गंभीर मगर मुस्तहकम लहजे में कहता वो आफरीन को हैरान कर गया। मैं नया चेहरा हासिल करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराऊंगी शहराब। आफरीन ने जिद्दी लहजे में मुदाखलत की। तो फिर चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए निशानात रह जाएंगे आफी। शहराम सूरी ने तफक्कुर से उसे देखकर कहा। मैं समझ गई हूँ। अस्पात में सर हिलाकर सुकून से तकिए से टेक लगा गई। थैंक यू। मुझे अफसोस है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। आपको उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर तनवीर ने पेशावराना अंदाज में हिम्मत बंधाई। इट इज़ ओके। शायद ये इस तरह ही मेरे हक में बेहतर हो। आफरीन ने कहा तथा मध्यम मुस्कुराहट से उसे देखा। वो शुरू से ही मध्यम मुस्कुराहट मुस्कान सजाए हुए थी, लेकिन गहरी नजरों से देखने वाला कोई भी शख्स इसकी आंखों में देखकर समझ सकता था कि वो नाउम्मीद है। वो खुद को किस्मत की धार पर छोड़ चुकी है। अब उसे अपनी कोई फिक्र नहीं है। शहराम की आंखों की जैसे जोत बुझने लगी। वो तनवीर की तरफ मुड़ा। क्या तुम बाहर जा सकते हो? जरूर। अंगूठे से बेस्ट ऑफ लक का इशारा देकर वो बाहर निकलकर दरवाजा भी बंद कर गया। इसे मियाँ बीवी को तखलिया देना था। शायद इस तरह शहराम आफरीन भाभी को सर्जरी के लिए राजी कर सके। उसके जाते ही शहराम ने आफरीन की जानब कदम बढ़ाए। वो खामोशी से उसकी जानब देख रही थी। करीब आकर उसका कमजोर हाथ अपने मजबूत सफेद हाथों के हिसार में महफूज किया। उसकी गहरी आंखों में संजीदगी वाज़ेह थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो। मुझे परवाह नहीं। मुझे बस तुमसे मोहब्बत है आफी। सिर्फ तुमसे, तुम्हारे चेहरे से नहीं। क्या वाकई? आफरीन ने इस्तेहज़ा से उसके ताज़ा बदले हुए कपड़ों पर नजर की। खुद से झूठ मत बोला करें। आपने मुझे गले लगाया था ना? इसके बाद आपने फौरन कपड़े बदल दिए। आपको सफाई का खफ़क़ान है। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी। है ना? नहीं, ऐसा नहीं। जिंदगी में पहली बार वो हिचकिचाते हुए जैसे कोई मासूम सा बच्चा लगा था। उसे हकीकत बताना पहाड़ की चोटी सर करने जैसा था। अगर वो उसे सच बता देता कि वो ठीक नहीं है, गुस्से में उसने खुद को नुकसान पहुंचाया जिसकी वजह से उसने खून आलूदा कपड़े तब्दील करके साफ कपड़े पहन लिए, तो शायद वो उसे पागल समझती और खौफजदा हो जाती। आप वजाहत देने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं शहराम। आफरीन को चिड़चिड़ाहट सी हुई। मैं अपने बिगड़े हुए चेहरे पर दुखी नहीं हूँ शहराम, बल्कि खुश हूँ। ये एक अच्छी चीज़ है जो मेरे हक में है। अब मेरी खूबसूरती को लेकर कोई मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। क्या आप में मेरे करीब सोने की अब भी हिम्मत है? कम से कम आखिरी बार तो मुझे ये इज़्ज़त दे दें। शहराम को इसकी बात पर सख्त बुरा लगा था। क्या वो उसे ऐसा मर्द समझती है जिसने आफरीन को इतने खूबसूरत अल्फाज कहे थे? उसे बताया था कि उसकी खूबसूरती उसके लिए मायने नहीं रखती। वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है। इसके बावजूद भी वो नाउम्मीद थी, बेयकीन थी। आफी, तुम मुझे बहुत गलत समझती हो। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ये तुम्हारे सामने साबित करूंगा कि मुझे तुमसे, फकत तुमसे मोहब्बत नहीं। इसके रुकने पर आफरीन चौंकी, धड़कन रुकी, सांस थम गई। मोहब्बत नहीं, इश्क है। इश्क है मुझे तुमसे। मैं ये अभी साबित करूंगा। इसके साथ ही वो इस पर किसी हरे भरे फलदार दरख्त की तरह झुककर साया फगन हुआ।
اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں شدت سے قابو کیا اور دونوں کی ہی سانسیں جل رہی تھیں۔ وہ زیادہ دیر اس کی شدت سہ نہ پائی، اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ شہرام نے یہ دیکھ کر اس کے گرد حصار نرم کیا، اسے کسی متاع کی طرح آغوش میں بھرے، اب اس کے زخموں پر محبت بھرے باہیں رکھ رہا تھا۔ اپنے چہرے کے زخموں پر اس کا محبت بھرا لمس محسوس کر کے آفرین نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ شہرام اس پر جھکا ہوا تھا، اس کی گھنی اور لمبی پلکیں سے وہ بھی وجیح بنا رہی تھی۔ محبت بھرا لمس آفرین کے اندر ایک نئی امنگ جگا رہا تھا۔ جو احساس پیدا ہو رہا تھا وہ تحفظ کا احساس تھا، جیسے وہ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ شہرام سوری نام کا مضبوط حصار ہے۔ اگلے دن وہ بھی سو رہی تھی۔ شہرام سوری کے جاگنے سے پہلے ہی اپنے ٹائم پر نکل گیا۔ ابھی صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ناشتے کے بعد صوفے پر بیٹھی کوئی شو دیکھ رہی تھی جس کے ختم ہوتے ہی کسی سیلیبریٹیز کا انٹرویو شروع ہو رہا تھا۔ اس نے بنا دیکھے بور ہو کر اپنی موبائل اٹھا لی۔ اس وقت ماں جی آفرین کے لیے کافی بنا کر لائی۔ آفرین بیبی، یہ تو اپنے شہرام صاحب لگتے ہیں۔ اس نے ٹی وی کی طرف غور سے دیکھتے اپنی اینک اتار کر پھر صاف کر کے پہنتے کہا۔ آفرین نے چونک کر ناسمجھی سے ٹی وی کی جانب دیکھا اور حیران رہ گئی۔ یہ اس کی پہلی آفیشیل اپیئرنس تھی۔ بیک گراؤنڈ میں لاؤنج جیسا سیٹ تھا اور شہرام سفید صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے وجود پر کالے رنگ کا شلوار قمیض بہت سج رہا تھا۔ کندھوں کے گرد بادامی رنگ کی شال تھی۔ وہ ایک باروب خاندانی رئیس لگ رہا تھا۔ اپنے سوری خاندان کی وجاہت اور رعب جیسے اسے ورثے میں ملی تھی۔ اس کی سیدھی کھڑی ناک، فراخ پیشانی جس پر کچھ بال بکھرے رہتے تھے اور اس کی وجاہت میں اضافے کا باعث بنتے تھے۔ صاف ستھرے مضبوط ہاتھ اور پاؤں اس کی شخصیت کو پروکار بناتے تھے۔ وہ دیکھنے میں ایک ہیرو لگتا تھا، یا آفرین کو لگ رہا تھا جو باریک بینی سے اس شخص کا معائنہ کر رہی تھی۔ آفرین کی نظر اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ رپورٹر کہہ رہا تھا، بہت کم ایسا ہوا کہ شہرام سوری نے ہمارا انٹرویو قبول کیا ہو۔ میں نے بہت بار اپائنٹمنٹ لینے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے میری درخواست ہمیشہ رد کر دی، لیکن خوش قسمتی سے اس بار سوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اب وہ شہرام کی طرف مڑا۔ السلام علیکم سوری صاحب، کیا حال ہے؟ جس پر شہرام نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ الحمدللہ، دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمیں انٹرویو دینے کے قابل سمجھا۔ اس پر شہرام نے سر ہلایا۔ آفرین حیران تھی، تو کیا وہ واقعی اس سے عشق کرتا ہے جب صرف اس کی خاطر انٹرویو کے لیے راضی ہوا؟ دراصل حال ہی میں بہت سے لوگ مجھ پر مسلسل تنقید کرنے لگے ہیں۔ لوگ مجھے کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب تنقید کے دائرے میں مجھ سے جڑی عزیز ہستی آئے گی تو میں مائنڈ کروں گا، میں احتجاج کروں گا۔ لوگوں کو یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ وہ میری عزیز ہستی کو برا بھلا کہیں، جو میری عزیز ترین پیاری بیوی ہے۔ اس کے مدبرانہ اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے پر جہاں دیکھنے والے چونکے وہیں ہوسٹ کا بھی منہ کھلا رہ گیا۔ بیوی؟ جس پر شہرام نے سر ہلا دیا اور کیمرے کی جانب رخ کر کے مسکرا کر اطمینان سے بولا، ایسے کارپوریشن کی مالک آفرین یزدانی میری محبوب بیوی ہے۔ لیکن یہ کب کی بات ہے؟ آپ نے نکاح کب کیا؟ رپورٹر حیرت سے سامعین کے ذہنوں میں کلبلاتے سوالوں کو زبان دے گیا۔ بالکل، نکاح کیا تھا اور 1 سال پہلے کیا تھا، اس نے سنجیدگی سے برملا کہا۔ ناممکن، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت ہے، ہم سب حیران ہیں۔ براہ مہربانی اپنے پرستانوں کو مطمئن کریں۔ رپورٹر خود بھی غائب دماغ سا بولا، اس میں کیا ناممکن ہے؟ شہرام نے تیکھے چدونے سے اسے دیکھا۔ میں نکام نامے کی فائل ساتھ لایا ہوں تاکہ ہر بات کلیئر ہو سکے۔ اس نے پاس پڑی فائل اٹھا کر اس میں سے نکاح نامہ نکال کر اسے دکھایا۔ کیمرہ نے فوکس کیا جہاں ان کے نام، نکاح کی تاریخ، دن اور شادی کے سال کے ساتھ وقت بھی لکھا تھا۔ ساتھ ہی دونوں کی نکاح کردہ تصاویر بھی تھیں۔ ادھر ماں جی اتنی حیران ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے پھل کاٹنے والی چھری تک گر پڑی۔ آفرین میں نہیں بیگم صاحبہ، آپ دونوں تو شادی شدہ ہیں۔ آفرین خود ہکا بکا سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا، ان دونوں میں نکاح ہوا تھا، لیکن شہرام نے تو اس سے طلاق کے ایگریمنٹ پر سگنیچرز کروائی تھی۔ پھر کیا اسے طلاق نہیں ہوئی تھی؟ کیا وہ ابھی تک اس کی بیوی تھی؟ اتنے سارے الجھے سوالوں کی گردش سے آفرین کا ذہن چکرانے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ادھر رپورٹر بھی متذبذب تھا۔ مگر کیا آپ نے تانیہ لشاری کے ساتھ ڈیٹنگ نہیں کی تھی؟ 1 ماہ پہلے کی بات ہے۔ رپورٹر کے سوال پر اس کے ہونٹوں پر مدھم طنز بھری مسکراہٹ ابھری۔ جہاں تک اس ایشو کی بات ہے تو میں خود بھی متجسس ہوں۔ دھیمے مگر پختہ لہجے میں کیمرہ کی طرف رخ کر کے بات جاری رکھی۔ کیمرہ نے شہرام کو فوکس کیا۔
मिस तानिया लशारी साहिबा, अगर आप ये प्रोग्राम देख रही हैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैंने कब से आपसे डेटिंग की? क्या मेरा सूरी महल के डिनर पार्टी में अम्मा बी के ज़ोर भरने पर आपके साथ डांस करना आपकी नज़र में डेटिंग था? मैंने कभी आपको मिलने के लिए नहीं बुलाया। मैंने कभी आपके साथ रूखा-रूखा रवैया रखा। हमेशा। कोई भी ये सब देखकर बता सकता है कि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। रिपोर्टर दंग रह गया। लेकिन कुछ माह पहले आपकी तस्वीर तानिया लशारी के साथ मीडिया पर शेयर की गई थी, जहां आप दोनों बाग में खड़े फल तोड़ रहे थे। ये देखकर हर कोई यही समझा कि आप दोनों के बीच में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ है। ओह! उस वक़्त? मुझे मालूम नहीं था कि वो मौजूद हैं। जब मैं महल पहुंचा, मेरी नानी ने मुझे ज़बरदस्ती उसके साथ बाग में फल तोड़ने भेज दिया और मेरी बेखबरी में तस्वीर खींचकर मीडिया को भेज दी। मुझे मालूम नहीं था। मैंने फल तोड़े और अपनी बीवी को खिलाने के लिए अपने घर आके वापस आ गया। उस दिन वापस आते मैंने मिस तानिया लशारी पर हर बात वाज़ेह कर दी थी। उससे कहा था कि मुझे आइंदा परेशान न करे। उसका रुख कैमरे की जानिब था। कैमरा इसे फ़ोकस करके करीब से दिखा रहा था। शहराम का चेहरा किसी भी किस्म के तासुरात से पाक था। सिर्फ़ आँखें थीं जिनमें नागवारी साफ़ नज़र आ रही थी, जैसे उसे तानिया नामी बला का ज़िक्र तक अपनी ज़बान पर नागवार हो। आखिर में वो जैसे तानिया से मुखातिब था। इसके लहजे में नागवारी साफ़ झलक रही थी। मिस तानिया लशारी साहिबा, आपके लफ्ज़ों की वजह से पूरे मुल्क ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया हुआ। आपको अच्छी तरह पता है कि ना तो मैं आपके करीब हुआ था और ना ही कभी मिलने की कोशिश की थी। ये आप थीं जो बार-बार मेरे घर मेरे पीछे आती थीं। मैं आपके मुँह कभी नहीं लगा। उसके लहजे में हल्का-सा गुस्सा भरा। रिपोर्टर जैसे ख्वाब से जागा। ये लड़की तो बहुत ही चालाक थी। ये तो कहानी ही कुछ और निकली। शहराम सुरी साहिब, क्या आपके ख़ानदान के लोग आपकी अफ़रीन यज़दानी के साथ खुफ़िया शादी के मुतालिक आगाह हैं? शहराम ने इस बात में सर हिलाया। वो सिर्फ़ ये समझते हैं कि मैं आफ़रीन यज़दानी के साथ डेटिंग कर रहा हूँ। लेकिन मेरी फ़ैमिली मुकम्मल इसके ख़िलाफ़ है। वो सोचते हैं आफ़रीन का स्टेटस कम है। वो मेरे काबिल नहीं क्योंकि वो मुस्तक़बिल में मुझे कोई माली फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है। वो मुझे मेलबर्न में मिली थी। जब हमारी शादी हुई थी तब उसे मेरी हैसियत का इल्म नहीं था। वो मुझे एक आम-सा वकील समझकर मोहब्बत कर बैठी थी। तो मुझे किसी की परवाह नहीं रही। मैं अपनी बीवी की और बेइज़्ज़ती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फ़ैसला कर लिया कि अपनी शादी को मंज़र-ए-आम पर लाऊँगा और सबको बताऊँगा कि शहराम सूरी की ज़िंदगी का महवर सिर्फ़ आफ़रीन यज़दानी है। इस दिल पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आफ़रीन यज़दानी की हुक्मरानी है। इसके अलावा वो उठ खड़ा हुआ। ये मैं ही था जिसने बाअसर ख़ानदान के नौजवानों की टाँगें तोड़ डालीं। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कितने ख़बीस थे, लेकिन इन्हें मेरी बीवी की तस्लीम नहीं करनी चाहिए थी। आफ़रीन यज़दानी एक ऐसी लकीर है जिसे मेरी मौजूदगी में कोई अबूर नहीं कर सकता। मेरी पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ हो जाऊँगा, अगर बात मेरी आफ़रीन के ख़िलाफ़ होगी। उसकी आँखों में शोलों की सी लपक थी। कैमरा को देखते हुए इसकी आँखों में महबूबाना चमक आई, जैसे आफ़रीन को घूर रहा हो। आफ़रीन के दिल की धड़कनें स्पीड पकड़ने लगी थीं। दिल में वो मान गई कि कोई भी औरत शहराम की वजाहत और खूबसूरती पर अपना दिल नहीं बचा सकती। खुद इसकी धड़कनें ही बिना ताल के हवा की लहर पर महवे रक़्स थीं। इसके करीब बैठी अम्मा जी ने देखकर अपनी खुशी के आंसू पोंछे। मैं जानती थी, उनके दिल में सिर्फ़ आप हैं। अब तो आप दोनों शादीशुदा भी हैं। बस अब जल्दी से अपनी फ़ैमिली मुकम्मल करें। ये सूना घर नन्ही सी ककारियों से महकना चाहिए। माँ जी अपनी ही कहे जा रही थी। आफ़रीन बिल्कुल गंग सी बैठी थी। ताहम शहराम सूरी के इंटरव्यू ने अवाम में एक नई सनसनी सी पैदा कर दी थी। लोगों की राय मिनट में बदल गई थी। ये 2 टके का खबीस शख्स, मुझे नहीं पता था ये ऐसा करेगा। शहराम का इंटरव्यू देखकर रज़िया बेगम आग बगोला सी हो गई। इन दिनों वो अपनी बेटी का अमीर ख़ानदान में रिश्ता होने पर काफ़ी खुश थी। वो समझी थी उसने जो जाल फेंका है इसमें शहराम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंज़ूर था। न सिर्फ शहराम सूरी ने अपना इमेज साफ़ किया था बल्कि आफ़रीन यज़दानी को भी हर इल्ज़ाम से साफ़ निकाल लिया था। लेकिन तानिया सूरी का बड़े ख़ानदान में बना-बनाया इमेज डैमेज हो चुका था। अमीर ख़ानदान में रिश्ता अब होता ना दिखाई दिया था। उसे तवक्को ना थी कि उनकी कश्ती किनारे पर लगने से पहले ही डूब जाएगी। शतरंज की बिसात उलट जाएगी। इन्हें मात हो जाएगी। शहराम के पास निकाहनामा की सूरत में पक्का सबूत मौजूद था। इश्तिहाल में आकर वो अज़ीम लाशारी के कमरे में जाकर चिल्लाई, क्या तुम शुरू से ही हकीकत जानते थे? जानते थे ना तुम? क्या आफ़रीन शहराम की बीवी है? वो दाँत पीसकर अज़ीम लाशारी को घूरने लगी जो इस वक़्त अपने रूम में बेड से टेक लगाए कोई किताब पढ़ रहे थे।
रज़िया की बकवास उन्होंने सुनी और सर उठाकर तीखे चतुनों से उसे घूरा, फिर नज़रअंदाज करके किताब में मगन हो गए। इन्हें इस पागल औरत से माथामारी करने का कोई शौक नहीं था। जब तुम जानते थे तो हम सबसे झूठ क्यों बोला कि आफरीन की वलीद से मंगनी हुई है? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे? तानिया निशारी माँ के चीख चीख कर बोलने पर वहां कब से खड़ी अपने बाप को गुस्से से देख रही थी। बर्दाश्त न करते बोल पड़ी। डैड, आपने ऐसा क्यों किया? आपने सिर्फ आफरीन की मदद की। आपको सिर्फ इसका ख्याल था, मेरा नहीं। तुम दोनों बीमार ज़हन की मालिक हो। वो बेजार सा हुआ। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता, मैं इस घर से जा रहा हूँ। वो इनकी बेसरोपा बातें बर्दाश्त न कर सका। उठ खड़ा हुआ, अपनी कुछ ड्रेसेस और चीजें बैग में डाली और कमरे से निकल गया। दोनों उसे गुस्से से जाता देखती रह गई। इस हरामखोर ने आफरीन यज़दानी के साथ पहले ही शादी कर रखी थी, हमें बताया तक नहीं। हाशिम खान सुनी हाल में इधर से उधर गुस्से से चक्कर काटते जल भून रहे थे। अम्मा भी पेशानी पर हाथ रखकर बैठी उसे सुन रही थी। ठीक है कि अब वो बड़ा हो चुका है और अपने फैसले करने में आज़ाद है। लेकिन उसे हमको बेवकूफ़ बनाने का हक किसने दिया? हम ख्वामख्वाह बेवकूफ़ों की तरह उसकी शादी के लिए परेशान होते रहे। बड़े अब्बा गरज रहे थे। सब खामोश बैठे सुन रहे थे। फूफो, शहराम ने जो कुछ टीवी पर कहा वो हद से ज्यादा हो गया। आपने उसे पाला, पढ़ाया, इतनी केयर की, लेकिन अपनी जिंदगी के अहम फैसले के वक्त उसने आपको दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। कमाल हो गया। इशरत का खून खोल उठा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे सिर्फ शहराम भाई ही इस खानदान के इकलौते हों। क्या हम मर गए हैं? दानिश सूरी ने शरारती अंदाज में मदाखलत की, जिस पर इशरत ने खून छिलकाती नजरों से उसे घूरा। वो कंधे उचकाकर रह गया। दानिश, सूरी ने भी उसे तंबीह घूरी दी। मुझे मत डांटे, बल्कि इसके बजाय इस खानदान पर तवज्जो दें। अब शहराम भाई की रेपुटेशन बदल चुकी है। अगर मुस्तकबिल में सूरी कारपोरेशन का कोई मसला हुआ तो हम सब की नज़र में मजाक बन जाएंगे। इसकी बात पर अचानक ही सबने उम्मीद भरी निगाहों से रेहाम सूरी की तरफ देखा, जैसे वो ही अब आखिरी उम्मीद हो। रेहाम, उम्मीद है तो मुझे शहराम की तरह मायूस नहीं करोगे। मुझे शहराम ने बहुत मायूस किया है। बड़े अब्बा ने पुरउम्मीद नजरों से उसे देखा। इनकी बात पर वो मुस्कुराया। नाना बू, डोंट वरी। सूरी कारपोरेशन मुल्क की टॉप कॉरपोरेशन है और रहेगी। भले लोग ये कहें कि उसकी कामयाबी का सेहरा शहराम भाई के सर है, जिसने सूरी कारपोरेशन को वहां पहुंचाया जहां आज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे खानदान से हासिल होने वाली माली ताकत थी जिसने उसकी मदद की। सूरी कारपोरेशन में बहुत सी सलाहियतें हैं, इसलिए शहराम भाई की गैर मौजूदगी का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बेफिक्र रहे। रेहाम ने बेफिक्री से कहा। वो दिल में खुश था कि इसकी राह से कांटा निकल चुका है। अब वो अकेला इस मुमलिकत का मालिक है। तुम सही कहते हो। हाशिम खान सूरी मुतमईन हो गए। शहराम काफी जिद्दी है, लेकिन उसे जल्द ही अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। उसे जल्द ही मालूम हो जाएगा कि वो हमारे बगैर कुछ नहीं है। बाहर की आमद थी। बेडरूम की खिड़की से हल्की हल्की सर्द और किसी वक्त गर्म हवा के झोंके आफरीन की मीठी नींद में खलल डाल रहे थे। वो सोना चाह रही थी, लेकिन इसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके चेहरे के करीब गरम गरम सांस ले रहा है। कौन था? उसके ज़हन ने सोचा, लेकिन फिर शहराम की जानी पहचानी सी खुशबू पर उसने मंदी मंदी आंखें खोली थी। नज़र सीधी शहराम की चमकती गहरी से आंखों से टकराई थी। नींद से भरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता पूरी खुल गई। क्या तुम जाग गई हो सुस्त लड़की? 2 घंटे से सो रही हो? उसने मोहब्बत भरे अंदाज में इसकी नन्ही सी नाक चोटी से खींची। आफरीन इस वक्त जैसे ख्वाब की सी कैफियत में थी। मंजर मुकम्मल बदल गया था। वो मेलबर्न में थी, शहराम के साथ शरारतें करती, नखरे दिखाती, उसके गले में बाहें डालकर मुस्कुराकर उसे चिढ़ाती। वो जैसे कहीं दूर पहुंच गई थी। शहराम की चुटकी बजाने पर वो जैसे होश की दुनिया में वापस आई। शहराम का मोहब्बत भरा रवैया जो वो माजी में चाहती थी, और वो हमेशा रूखा रवैया रखता, और आज वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक के महबूब शोहर की शक्ल में उसके सामने था। आप कब आए? वो ख्यालों को झटकती उठकर तकिए से टेक लगाती उससे पूछने लगी। उसके जहन में कई सवालात थे जो वो पूछना चाहती थी। ज्यादा देर नहीं हुई, 1 घंटा हुआ है। मैं 1 घंटे से तुम्हें सोता हुआ देख रहा हूँ कि शायद तुम खुद ही तो जाग जाओ, लेकिन तुम तो गहरी नींद में खराटे ले रही थी। वो इसे चिढ़ाने लगा। नामुमकिन, मैं नींद में खराटे नहीं ले सकती। वो तसव्वुर में खुद को खराटे लेता देखकर सख्त शर्मिंदा हुई थी, लेकिन बज़ाहिर मान के नहीं दिया। तुम्हें कैसे पता चल सकता है? तुम तो सो रही थी। शहराब ने एक अरसे बाद उसके चेहरे पर हया के तासुरात देखे थे, तो वो जानबूझकर उसे चिढ़ाने लगा। ठीक है फिर,
آئندہ خراٹے بھرنے پر میرے قریب سونے کی ہمت نہیں کریں گے آپ۔ وہ چڑ گئی۔ تم میری اکلوتی بیوی ہو، تمہارے سوا بھلا میں اور کہاں جاؤں گا؟ وہ اس کے چڑھنے پر اس کے پھولے گالوں کی چٹکی کاٹتے بولا، جس پر وہ سی کر کے ہاتھ سے گال تھپ تھپا کر اسے پھر سے تیکھے چتونوں سے گھورنے لگی۔ یہ بہت ہو گیا شہرام، جیسا کہ میں جانتی ہوں آپ نے مجھے طلاق دی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے پاس نکاح نامہ کہاں سے آیا؟ کیا آپ نے نکلی بنوایا ہے؟ وہ اپنے ذہن میں صبح سے گردش کرتے سوال کو زبان پر لے آئی۔ کس نے کہا میں نے جھوٹا نکاح نامہ دکھایا ہے؟ تم خود دیکھ سکتی ہو۔ شہرام نے سائڈ ٹیبل سے فائل اٹھا کر اسے تھما دی۔ آفرین نے حیرت سے فائل کو دیکھا۔ یہ فائل وہی تھی جس پر آفرین نے بنا دیکھے سائن کی تھے۔ اس نے حیرت سے شہرام کو دیکھا، جس پر شہرام نے آنکھ کے اشارے سے اسے فائل چیک کرنے کا کہا۔ آفرین نے یکدم فائل کھولی اور بغور دیکھنے لگی۔ یہ بالکل اوریجنل نکاح نامہ تھا۔ ہم میں طلاق نہیں ہوئی ہمیں؟ وہ اتنی حیران ہوئی تھی کہ الفاظ میں ربط کھو گیا، جس پر وہ سر ہلا کر اسے یقین تھما گیا۔ ہم نے صرف ایگریمنٹ پر سگنیچرز کیے تھے، باقی فارمیلٹیز ہم نے پوری نہیں کی تھی۔ وہ اس کے حیران چہرے کو دیکھ کر اس کا نرم و ملائم ہاتھ تھام گیا۔ میں تم پر غصہ تھا کہ تم نے بنا دیکھے کیسے سائن کر دیے۔ میں نے بھی تمہاری طرف سے بدگمانیاں پال لی تھی، اس کے باوجود مجھے یقین تھا ہم جلد ہی ٹکرائیں گے، اور جب ہمارا سامنا ہوا تو بھی تو کس حالت میں کہ تم کسی اور کی منگیتر کے روپ میں ملی، اور یہ بات میری مردانگی پر کاری ضرب ثابت ہوئی آفی۔ کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ دھیرے دھیرے وضاحت دے گیا، جس پر آفرین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہی قصوروار تھی۔ اس نے ولید کی طرف جھک کر شہرام سے چیٹ کیا تھا۔ شہرام نے کوئی چیٹ نہیں کیا تھا، لیکن تانیہ کا خیال آتے ہی اس نے جیسے شرمندگی چھپانی چاہیے۔ آپ نے بھی کچھ کم برا نہیں کیا تھا میرے ساتھ، جلدی گرل فرینڈ ڈھونڈ لی۔ اس نے بھی الزام لگانے کا موقع جانے نہیں دیا۔ پھر آپ نے ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ نے کتنی محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا جب آپ ہمارے گھر آئے تھے۔ میں اتنی دکھی ہوئی، یہ سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا کہ تانیہ کے رشتے سے آپ میرے بہنوئی بننے والے ہیں۔ تو تمہیں جیلس ہو رہی تھی؟ شہرام نے کہکا لگا کر پھر سے اس کے خیال آلود چہرے پر ننھی سی سرخ ناک کھینچی۔ وہ کافی خوش اور مطمئن تھا آفرین کا پھر سے پہلے والا روپ دیکھ کر۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں، میں بھلا کیوں جیلس ہوتی؟ ہاں؟ آفرین نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ وہ اس کی پیار بھری گہری نظروں سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ اوکے، میں اب تم سے مخلص رہوں گا۔ شہرام سوری نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اپنی تھوڑی کے نیچے رکھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے، جب پہلی بار میں نے تانیہ لشاری کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بالکل تمہاری جیسی نظر آتی تھی۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ وہ یہ تم ہو، اور اگر تم ہو تو یہاں کیسے آ گئی؟ میرے دیکھنے سے اماں بھی سمجھی کہ وہ لڑکی شاید مجھے پسند آ گئی ہے، لیکن میں صرف مماثلت کی وجہ سے حیران تھا، اور میں آج یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جب سے میں میلبورن چھوڑ کر واپس آیا ہوں میں تمہیں کبھی نہیں بھولا۔ میں کبھی بھی تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا آفی۔ گھمبیر لہجے میں آہستہ آہستہ وہ دل کی سچائی بیان کرتا اسے حیران کر گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولا۔ حالانکہ یہ صرف 5 الفاظ تھے، لیکن آفرین یزدانی کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ وہ واحد جملہ تھا جو اس نے اب تک کہا تھا، اور وہ ایک عرصہ سے یہ جادوئی جملے سننے کی متمنی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئی۔ دل جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب ہوا تھا۔ اس کا وجود ان لمحوں کے حصار میں جکڑ گیا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ بھی مانتی تھی کہ جب وہ تانیہ لشاری سے پہلی بار ملی تھی تو اس نے بھی یہی محسوس کیا تھا کہ تانیہ اور اس میں کافی مماثلت ہے، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ شہرام سوری کی تانیہ لشاری سے رشتہ جوڑنے کی ایک یہی وجہ ہوگی۔ آفرین کو میلبورن میں غصے میں چھوڑ کر آنے کی وجہ بدگمانی اور شک تھا۔ جبھی وہ انتہا تک جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس کی بد اعتمادی نے جہاں آفرین کی زندگی مشکل بنا دی تھی، وہیں سکون میں وہ بھی نہیں رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ چونکہ تم نے مجھ سے محبت کبھی نہیں کی اور مجھ سے ایس کے ماموں کے دھوکے میں شادی کی تھی، اس لیے کیوں نہ میں تمہیں بھلانے کے لیے تم سے ملتی جلتی عورت سے شادی کروں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ تمہاری سوتیلی بہن نکل آئے گی۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں واضح الجھن تھی، جیسے یہ تذکرہ تکلیف دہ ہو۔ لیکن جب میں پہلی بار انکل عظیم لشاری کی رہائش گاہ پر تم سے ملا تو یقین کرو مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ پھر تمہارے بارے میں جان کر کہ تم کسی اور کی منگیتر ہو، میں شدید غصہ ہوا تھا۔ پھر میں نے تمہیں جان بوجھ کر تنگ کرنے کی کوشش کی،
और तुम्हें चिढ़ाने के लिए तानिया से क्लोज़ होने लगा, जिस वज़ह से तुम्हारे साथ-साथ बाकी सभी गलतफ़हमी का शिकार हो गए। वो अब ताज्जुब से बोला, जैसे उसे अपने इस गलत इक़दाम पर अफ़सोस हो। लेकिन आप हमेशा उसके साथ डैड के घर पर आते रहते थे। इसके अलावा, क्या आप भूल गए कि आप मेरे दादा की सालगिरह की तकरीब के दौरान इसकी प्रोटेक्शन करते हुए कितने घमंडी लग रहे थे? आफ़रीन यज़दानी ने वो नफ़रत अंगेज़ मंज़र याद करके नफ़रत से दाँत पीसे थे। मुझे लगता था कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। आपने सच में मुझे बहुत बार ज़लील किया था। आफ़रीन को शहराम के हाथों अपनी बारहा की गई तस्वीर याद आई तो वो उसे नाराज़गी से घूरने लगी। शहराम सूरी ने उसे हैरत भरी नज़रों से देखा। अगर ये इसी वजह से ना होता कि मैं सिर्फ़ तुमसे मिलना चाहता था, तुमको ही देखना चाहता था, तो तुम सोचो मैं कैसे एक अहमकाना सालगिरह की तकरीब में शिरकत कर सकता था? दूसरी तरफ तुम थी, जो वलीद गर्वेज़ी को अपने वालिदैन से मिलवाने के लिए मेलबर्न से बुलवा लिया, जबकि तुम तब भी शादीशुदा थी। क्या तुमने इस वक़्त मेरे जज़्बात का एहसास किया? वो शर्मिंदा होती नज़र झुका गई। नहीं ना, उसका चेहरा थाम कर ऊपर किया गया। क्या मैं तुम्हारी वलीद गर्वेज़ी के साथ एक टेबल पर बैठे देख सकता था? इसके लहजे में हल्का-सा गुस्सा था। आफ़रीन के चेहरे पर बड़ी नाखुशगवार तासुरात छाए। तो क्या आपने मेरे सामने तानिया के साथ अपनी मोहब्बत का शो ऑफ नहीं किया था? मुँह फुलाकर ताना मारा गया, जिस पर वो दिल में हँस पड़ा। अच्छा, वो जैसे इस इल्ज़ाम को मान गया। जब मैंने ऐसा किया तो इस बात ने तुम्हें परेशान किया था? आपकी बार इसका लहजा सर्द हुआ, जैसे गुस्सा दबा रहा हो। नहीं, आफ़रीन ने रुखाई से मुँह फेरा। इसके जवाब पर वो सख्त खफ़ा नज़रों से नज़र आने लगा। उसे जिस जवाब की तवक्को थी आफ़रीन अपनी अना और अपनी फ़िज़ूल ज़िद की वजह से जवाब नहीं दे रही थी। वो जैसे उसके आगे हारने लगा। ये ज़िद्दी, अनापसंद लड़की उसे वैसे ही बड़ी प्यारी थी। वो अपने दिल का क्या करता? बेख्तियार इसके नाराज़-नाराज़ वजूद को हिसार में ले लिया। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी नहीं है, तो फिर भी कोई बात नहीं आफ़ी। मैं करता हूँ, मैं परवाह करता हूँ और जानता हूँ कि तुम मुझसे मेरे पिछले बिहेव की वजह से नफ़रत करती हो। लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत है। और मैं इंतज़ार करूँगा इस वक़्त का जब तुम्हारा ये अन्ना परस्त ज़िद्दी दिल मेरी तरफ पूरी तरफ खुशी से पलट कर आएगा। आफ़रीन इसके सीने से लगी इसकी तेज़ धड़कनों के शोर में उसके गंभीर लहजे में किसी भी मिलावट से पाक जुमले सुन रही थी। तुम भले मेरे दिल से खेल लो, इजाज़त है। मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये मेरे लिए नामुमकिन है। आफ़ी, इम्पॉसिबल। उसने उसके सर के रेशमी बालों पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। क्योंकि ये शहराम सूरी आफ़रीन यज़दानी के नाम का ज़हर का आदी हो चुका है। उसने अपना झुका सर उठाकर आफ़रीन को देखा और एक हाथ की 2 उँगलियाँ आफ़रीन की ठोड़ी के नीचे रखकर इसके चेहरे को ऊपर उठाया। आफ़रीन इसकी गहरी नज़रों से पज़ल होती खुद में सिमट रही थी। वो दिलचस्पी से उसके चेहरे पर आए रंग देख रहा था। इस पल आफ़रीन ने महसूस किया जैसे उसने अपने बचाव की जितनी भी दीवारें खड़ी की थी, वह सब इस साहिर के आगे एक-एक करके टूटती जा रही थी। वह शख्स सारी दीवारें फलांग कर दिल को अपने शिकंजे में ले चुका था, काबिज़ हो चुका था। ये वो शख्स था जिसने उसकी खातिर अपने ख़ानदान से नाराज़गी मोल ली थी। इसकी खातिर बाअसर लोगों से दुश्मनी मोल ली थी और इसकी खातिर उसने ख़ानदानी जाहो दौलत को लात मार दी थी। ये सब हक़ाइक़ थे और ख़ुद वो भी तो उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। वरना जब हाशिम ख़ान सूरी ने उसे जाने का ऑप्शन दिया तो वो जा सकती थी, लेकिन ये इसकी मोहब्बत थी, जिसने उसके पैरों में बेड़ियाँ डाल दी थी। वो अपनी मोहब्बत के हाथों ही ज़लील हुई थी और आज उसकी मोहब्बत का सच में बेड़ा पार हुआ था। सच है, सच्चे जज़्बे बिलाख़िर अपना आप मनवा लेते हैं। वो मुसलसल सोचों में गुम थी। इसमें हल्की-सी तब्दीली देखकर शहराम बेख्तियार इसके चेहरे पर झुका। वो शर्म से सुर्ख़ हुई। बाहर खिड़की से नज़र आते बहार के नरम-गरम धूप, शाम की सलोनी ओढ़नी ओढ़े शर्माकर मुँह छुपा गई थी। हवा में हल्की-हल्की खनकी उतर आई थी। परिंदों ने चहचहाकर आसमान की वसतों में वापसी की परवाज़ तेज़ कर दी थी। तो जनाब हमारा ये नावल इख्तिताम को हुआ, काफ़ी लंबा सफ़र था। मेरा ख़्याल में जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है उस वक़्त से ये चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छे तरीके से इसका इख्तिताम हो गया और अब आप लोग भी खुश हो जाएँ क्योंकि हैप्पी एंडिंग थी। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अब मेरा प्लान है एक और नावल स्टार्ट करने का, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और फिर देखिएगा कि कौन-कौन से और नावल स्टार्ट होते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।